अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। आज हम स्वीडन और फिनलैंड की जो नेटो ज्वाइन करने की न्यूज़ है उसका जायज़ा लेते हैं कि उसकी क्या बैकग्राउंड चल रहा है और क्या उसकी इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एंटनी ब्लिंकन जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने लास्ट मंथ में स्वीडन और फिनलैंड के लोगों के साथ ये कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बोला कि दे आर वेरी क्लोज टू ज्वाइनिंग द नेटो अलायंस। और उन्हें इस न्यूज़ में है कि 30 जो एलाइज हैं नेटो के, उनमें से उन सब ने प्रोटोकॉल जो सेशन का उसको साइन कर दिया, लेकिन 28 आउट ऑफ जो 30 हैं उन्होंने उसको रेटिफाई भी कर लिया। मगर ये जो दो कंट्रीज हैं, टर्की और हंगरी, इन्होंने इस सेशन प्रोटोकॉल को रेटिफाई नहीं किया हुआ है। दैट मीन्स कि अभी इनका तरफ से पूरा यस नहीं हुआ है, और जब तक ये नहीं करेंगे तो वो दोनों कंट्रीज के लिए मुश्किल होगा ज्वाइन करना नेटो को। तो क्या वजह है कि टर्की जो है वो खिलाफ है इन दोनों की ज्वाइनिंग के, स्पेशली स्वीडन के बारे में। टर्की का ये है कि टर्की says the two Nordic countries need to crack down on groups it considers to be terrorist organizations and to extradite people suspected of terror-related crimes. तो टर्की का ये ख्याल है कि कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको स्वीडन और ये इसके नॉर्वे और फिनलैंड ने हार्बर किया हुआ है, और उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने टर्की को नुकसान पहुंचाया। फॉरेन मिनिस्टर कावासुग्लू ने ये कहा है कि स्वीडिश कोर्ट जो है उसने एक्स्ट्राडाइट नहीं किया एक आदमी को जो टर्की को रिक्वायर्ड था, क्योंकि टर्की की एलिगेशन है कि वो 2016 में जो फेल्ड कू हुआ था टर्की में अर्दोगान के खिलाफ, उसमें वो आदमी इन्वॉल्व था और वो इस वक्त स्वीडन के अंदर मौजूद है। तो बिकॉज स्वीडिश कोर्ट ने मना कर दिया इस बात से कि हम वो आदमी को वापस नहीं करेंगे टर्की को, तो ये फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था नेगोशिएशन का विद स्वीडन की मेंबरशिप के बारे में, वो पॉइजन हो गया उनकी इस हरकत की वजह से। तो अब हम ये देखते हैं कि भाई क्या होगा क्या अगर ये स्वीडन और फिनलैंड ज्वाइन कर लेते हैं नाटो को, और लाइक इसकी क्या इम्प्लिकेशन होगी। बिकॉज बहुत सारे एनालिस्ट का ख्याल है कि ये इसकी एक बहुत ग्लोबल इम्प्लिकेशन भी हो सकती है, और एक ग्लोबल वॉर की तरफ जो हमारा जियोपॉलिटिक्स मूव कर रही है वो उसकी तरफ ये एक स्टेप हो सकता है। तो ये एक थोड़े से मैप्स हैं जिनकी वजह से मैं आपको समझाऊंगी। एक तो ये पहला मैप है जिसमें मैं ये बता रही हूँ कि यूएसएसआर जब टूट गया था आफ्टर द अफगान रूसो वॉर, तो उस वक्त जो है ये तमाम जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज की जो बेल्ट है, ये आपको ब्राउन और येलो में दिख रही है, ये तमाम कंट्रीज जो हैं ये यूएसएसआर का हिस्सा थे। मगर रशिया के टूटने की वजह से और उसकी जो अफगानियों के हाथों की जो शिकस्त थी उसकी वजह से ये तमाम मुल्क जो है वो रशिया से टूट गए और एक एक करके ये आज़ाद हो गए, और कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गई और ये मुल्क भी आज़ाद हो गए। और रशिया का नेटो के साथ और जो यूएस और उनके एलाइज हैं उनके साथ ये एक मुआहिदा था, एक नेगोशिएशन थी, नॉन रिटन थी, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग थी कि नेटो जो है वो इन तमाम ममालिक को जो कि प्रो सोवियत स्पेस जिसको वो समझते हैं कि वो इन ममालिक को नेटो में नहीं लेकर के आएंगे, मगर उन्होंने अपना इस वादे को पूरा नहीं किया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके वो तमाम इन ममालिक को नेटो के अंदर ले आए हैं। जैसे कि 89 तक जो है ये स्पेन आ गया था, फिर 1999 तक ये 3 कंट्रीज आ गए, उसके बाद 2020 तक ये बाकी तमाम जो ये आपको लाइट ब्राउन दिख रही है ये सब नेटो के अंदर शामिल हो चुके हैं। सो ये एक और इंटरेस्टिंग मैप है जिससे ये पता चल रहा है कि कितने ममालिक जो हैं ये प्रो नेटो है, यानी उनके अवाम चाह रही है कि नेटो में वो शामिल हो जाए। जैसे ये पोलैंड का आप देख रहे हो 82%, स्वीडन का आप देख रहे हो 63%, और ये ईस्टर्न यूरोपियन बेल्ट के बारे में कि ये पहले ये तमाम कंट्रीज का नेटो से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन क्यों ये आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर इतना ज़्यादा ये हो गया कि हमने नेटो का हिस्सा बनना, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो रशिया से ज़्यादा थ्रेटन फील करना शुरू हो गए। लेकिन
अब स्वीडन और फिनलैंड अगर नेटो का हिस्सा बन जाते हैं तो क्या होगा? ये होगा कि इससे पहले स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे ये लोग अपने आप को बहुत ही न्यूट्रल कंट्रीज प्रोट्रे करते थे और इनका था कि हम डेमोक्रेटिक पीसफुल कंट्रीज हैं, हम किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और लेकिन अब ये नेटो में आने की वजह से क्या होगा कि ये जो फिनलैंड का सारा बॉर्डर है जो कि रशिया के साथ लगता है, ये एक्चुअली नेटो का बॉर्डर बन जाएगा। और यहाँ पर आकर के जब नेटो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स और अपनी आर्मी को यहाँ पे लाके के खड़ा कर देगा तो आप समझ लो कि बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पे आकर नेटो की आर्मी खड़ी हो जाएगी। इस मैप में ये देखिए कोला पेनिनसुला आपको दिख रहा है, रशियन एरिया है जो कि बहुत ज्यादा ओवर मिलिटराइज्ड है। और रशिया का सबसे पहला खतरा यही है कि अगर ये नेटो यहाँ इतना करीब आ गया तो वो कोला पेनिनसुला को सबसे पहले ब्रेक आउट करके उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज द वे वॉर वर्क्स। इसमें फियर मॉन्गरिंग बहुत ज्यादा होती है। रशिया अपने फियर्स को सामने ला रहे हैं कि ये लोग मेरे साथ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इसी तरह नेटो और उसके जो एलाइज हैं वो अपने फियर्स को सामने ला रहे हैं कि हमारे साथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है जिसमें दिख रहा है कि अंडरग्राउंड केबल्स, ये जो बाल्टिक सी है पूरा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बिछी हुई हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में ही ओशंस और सीज के अंदर ये केबल्स बिछी हुई हैं बिकॉज इंटरनेट सारा इनके थ्रू चलता है और भी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो भी मुल्कों के बीच में होती है वो इन्हीं केबल्स के थ्रू चल रही होती हैं। तो इनको अगर रशिया फील करेगा कि वो वल्नरेबल फील करेगा कि मुझ पर अटैक हो रहा है और अगर वो कोई मतलब मूव करेगा तो सबसे पहले वो ये कर सकता है कि वो आ करके ये बाल्टिक सी के अंदर से ये तमाम केबल्स को कट ऑफ कर दे। और अगर उसने ऐसे कर दिया तो फिर लिटरली जो है स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जो है वो तमाम जो यूरोप बाकी दुनिया के से बिल्कुल वो कट ऑफ हो जाएंगे। एक और ये मैप बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसमें ये वॉर के जो खतरे हैं ये दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले ये इस मैप में लेकर जाती हूँ। गूगल अर्थ पे मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये क्या सिचुएशन है यहाँ पर। ये देखें, ये स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे इधर है, बाल्टिक सी ये है। अब प्रॉब्लम ये है कि स्वीडन ने अभी कुछ दिन पहले अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी एक नई जो है उसका ऐलान किया। उन्होंने बोला कि ये जो आइलैंड है, ये गॉटलैंड आइलैंड है, इसको उन्होंने बोला कि हम इसको मिलिटराइज करेंगे, यानी कि आगे बढ़ के यहाँ पर हम अपने मिसाइल्स और अपनी सिस्टम्स और अपना सारा कुछ यहाँ पे लगाएंगे। और रशिया का ये ख्याल है कि अगर वो ऐसी कदम कर रहे हैं, एक तो ये कि ये सारा बॉर्डर नेटो का बॉर्डर बन गया यहाँ पर और बाल्टिक सी के बिल्कुल सेंटर में मिलिटराइजेशन उसके खिलाफ हो गई, तो रशिया फील करता है कि वो यहाँ से सारा का सारा इस जगह पर एनसर्कल हो रहा है और वो बिल्कुल उसके लिए जो बहुत वाइटल ट्रेड रूट्स हैं यूरोप के साथ ट्रेड करने के लिए, और ये जो क्लेनिनग्राड ओब्लास्ट है इनका रशिया का, जिसको जो बिल्कुल रशिया से बाकी हर तरीके से कट ऑफ है, तो इसकी डिफेंस करना ये भी उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। और इट्स लाइक रशिया इज फीलिंग कि मैं इस तरह से इनसर्कल हो जाऊंगी, बल्कि उसके बरखिलाफ जो नेटो है और उसके ये जो बाल्टिक एलाइज हैं उनको ये लग रहा है कि अगर अभी हमने ये मूव नहीं किया जल्दी से, अगर हमने आपने नेटो के अंदर नहीं गए और हमने गॉटलैंड को आइलैंड को मिलिटराइज नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि रशिया आगे बढ़ के और वो एक तो ये हमारे केबल्स को काट देगा और उसके बाद उसका पूरा और वो गॉटलैंड के ऊपर भी कब्जा कर लेगा और ये पूरा एक सर्कल जो है वो क्लेनिनग्राड तक उसका एक सर्कल बन जाएगा रशिया का मिलिट्री सर्कल, जिसकी वजह से ये जो तीनों ऊपर वाले कंट्रीज हैं, नॉर्वे, फिनलैंड और ये स्वीडन, ये बाकी यूरोप के साथ जो है वो कट ऑफ हो जाएंगे और वो अकेले हो जाएंगे और उनके ऊपर इनका हमला बहुत इजी हो जाएगा। सो दिस इज अगेन, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, वॉर मॉन्गरिंग का यही तरीका होता है कि वो ये अपने फियर्स बता रहे हैं, वो ये, और इसी फियर के अंदर जो है वो एक दूसरे के ऊपर वो अटैक्स भी करेंगे और वो बड़े बड़े मूव्स भी इसमें करेंगे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग इस वक्त बात सामने आ रही है कि ये जो सवाल की गैप इसको कहते हैं और सवाल की कॉरिडोर भी कहते हैं, ये एक रास्ता है 140 किलोमीटर लंबा
जो एक इन मुल्कों के जब ये नेटो का हिस्सा नहीं थे या जब ये यूक्रेन का इशू नहीं हुआ था, तो इन लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी कि कैलिनिनग्राड से जो भी सामान रशिया में आना है या रशिया से वहां जाना है तो वो इस कॉरिडोर को यूज करते हुए वो उनका ट्रक्स या जो भी मटेरियल है रेलवे वो यहाँ पर बेलारूस में आता था और यहाँ से रशिया और अगेन बैक टू कैलिनिनग्राड। लेकिन अब जब से ये वॉर सिचुएशन यूक्रेन में शुरू हुई है, उन्होंने बहुत सख्ती कर दी है, वो इनको बहुत चेकिंग ज्यादा उन्होंने सख्त कर दी है और बड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं वो यहाँ से मूवमेंट के लिए। तो अब दोनों तरफ से ये फियर इस वक्त शुरू हुआ है। जो रशिया है उसका ये ख्याल है कि लिथुआनिया या पोलैंड जो है वो इस रास्ते को ब्लॉक कर देंगे और जब इस रास्ते को ब्लॉक कर देंगे तो कैलिनिनग्राड जो है वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा लैंड रूट से। और फिर लाइक रशिया सिर्फ यहाँ से ऊपर से सेंट पीटर्सबर्ग और ये इस वाले जगह से उसको यहाँ से दूर से आगे करके अप्रोच कर सकेगा, जो कि उसके लिए डिफिकल्ट है, स्पेशली बिकॉज ये नॉर्दर्न आर्कटिक के साथ का एरिया है और यहाँ पे बर्फ होती है मोस्ट ऑफ द ईयर। ये सिर्फ कुछ महीने होते हैं जबकि ये सी चल रहा होता है। तो ऐसा है। और उसके बरक्स इनका नेटो का और स्वीडन वगैरह इन लोगों का ये फियर है कि रशिया अचानक से आकर के इस पूरे सॉल की कॉरिडोर या गैप के ऊपर अगर कब्जा कर लेगा तो फिर क्या होगा कि फिर नेटो के ये जो पहले 3 कंट्रीज हैं एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इनका लिंक यूरोप के साथ जो है वो बिल्कुल कट हो जाएगा और वो आइसोलेट हो जाएंगे और उनको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ये बेलारूस तक पता है रशिया का एलाय है। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। ये बहुत डेंजर सिचुएशन बन सकती है अगर ये इसी तरह से वॉर की तरफ और वॉर मॉन्गरिंग और फियर मॉन्गरिंग की तरफ सिचुएशन जाती रही। तो इस के ऊपर हमने अपनी नजर रखनी है एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। थैंक यू।